हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्न विद D2 में। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए पढ़ते हैं। नोट्स आप लोगों को वीडियो के लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मिल जाएगा, इसलिए अभी आप समझने का कोशिश कीजिए। एकदम इंजीनियरिंग तरीके से, साइंस के तरीके से जैसे समझा जाता है, रटने की कोई बात नहीं, आपको मैं उसी तरह से समझाऊंगा। पहले प्रकाश का परावर्तन हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश लाइट, आप लोग समझ ही रहे होंगे, शब्द से समझ रहे होंगे, प्रकाश लाइट होता है। एज हम एग्जाम्पल के जैसे आपको समझाते हैं कि आप मेरा एक मोबाइल के ब्राइटनेस को अगर कम कर दीजिएगा तो हम अभी आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप अपने लाइट बल्ब को बुता दीजिएगा तो आप अपने आप को, मतलब आपको कोई नहीं देख पाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश क्या करता है कि किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है। इसका मतलब हम प्रकाश का डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश का डिफिनेशन समझ गए? मतलब लाइट ऑफ मतलब देखना बंद। इसका मतलब देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। जिस तरह से खाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए वैसे ही देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। हर चीज़ का ज़रूरत है तो देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। इसलिए हम प्रकाश का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। आप बोलिएगा कैसे? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है कैसे? देखिए, जैसे कि अगर लाइट है, लाइट को हम अपने आप से इसको क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, मेरा लैंप है तो लैंप कैसे जलता है? घर में लालटेन कैसे जलता है? लालटेन जलने के लिए हमको उसमें क्या चाहिए? तेल चाहिए, किरासन तेल चाहिए, मिट्टी का तेल। तो उसके वो क्या है? वो एक रासायनिक है। तो मतलब ये हुआ कि रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं? चेंज करके प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक ऊर्जा से हम क्या बना लिए? प्रकाश बना लिए। वैसी तरह विद्युत, जैसे कि बिजली, आप लोग जानते होंगे बिजली। तो विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा से हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम लोग क्या बना लेते हैं? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलकर बल्ब को घर में जलाते हैं और रहते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदले, मतलब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश में बदले तो इसका मतलब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। चलिए, प्रकाश आप लोग समझ गए होंगे। तो आप प्रकाश के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? अब जानते हैं हम प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। पहला क्या जानेंगे? प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक नेचुरल में आप लोग जैसे प्रकाश क्या क्या हो सकता है? नेचुरल में सूर्य, तारे, चांद, ये सब प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। और सूर्य बहुत बड़ा प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत होता है सूर्य, जो कि प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन मानव निर्मित स्रोत कौन हो सकता है? मानव निर्मित स्रोत जो हम लोग बनाए, वैज्ञानिक बनाए, तो बल्ब, लैंप, लालटेन, ये सब प्रकाश के स्रोत तो हैं, लेकिन प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। तो प्रकाश के दो स्रोत समझ गए। उसके बाद हम आते हैं कि वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में जानते हैं। प्रदीप्त वस्तु वे होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश को जो वस्तुएं उत्सर्जित करता है, ये हम सूर्य बनाए, तो बताइए आप लोग कि ये क्या होगा? ये प्रदीप्त वस्तु होगा, क्योंकि प्रकाश को उत्सर्जित करता है तब ना ये धरती तक पहुंचता है, पृथ्वी तक, तो हम लोगों को प्रकाश मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य एक प्रकार का प्रदीप्त वस्तु है, मतलब प्रकाश को ये उत्सर्जित करता है। लेकिन प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु, जिससे कोई भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। अब कोई भी वस्तु, जैसे आप टेबल, कुर्सी, कलम, बुक, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। तो अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देखते हैं? तो अप्रदीप्त वस्तु को कैसे देखते हैं? ये मेरा प्रदीप्त वस्तु है, ये प्रदीप्त वस्तु अपने लाइट को विकिरित करता है और अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ता है, फिर हमारे आँखों तक टकराता है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे
किरण के बारे में। क्या बताएंगे? किरण के बारे में। प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करती है सरल रेखा में, सीधी रेखा में। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब हम जानते हैं किरण पुंज। किरण का समूह है, ये किरण का क्या है? समूह है। ये किरण का समूह, ये किरण एकदम सरल रेखा में जा रहा है। किरणों के समूह को क्या बोल देंगे हम? किरण पुंज बोल देंगे। किरणों के समूह को क्या बोल देंगे? किरण पुंज बोल देंगे। अब हम आपको समझाते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए, ये मेरा कोई बिंदु है, ये बिंदु स्रोत है जो प्रकाश को मतलब कि उत्सर्जित करता है। चलिए, यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश एक किरण ऐसे फैलता हुआ दिख रहा है आपको, देखिए फैल रहा है। इस जगह से हम देख रहे हैं, इसी बिंदु से प्रकाश मेरा क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसी बिंदु से मेरा प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो प्रकाश एक बिंदु स्रोत से क्या हो रही है? फैल रही है। जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज को डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। इसको हम डिनोटेट कर रहे हैं, फैल रहा है मतलब आगे जा रहा है, तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। इस तरह से, 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 इस तरह से। तो कि आप लोग समझ गए होंगे अपसारी किरण पुंज। प्रकाश एक बिंदु स्रोत से क्या हो रही है? फैल रही है। आप लोग याद कर लीजिए, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैल रही है। जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैल रही है, चित्र अपने आप माइंड में सेट हो गया होगा कि जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैल रही है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के क्या है? समांतर हो रही है, समांतर है, तो एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर किरण पुंज। बहुत ही आसान है। अब आपको दिक्कत आएगी कि अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज दोनों एक जैसा ही लगता है। तो चलिए हम आपको अभिसारी किरण पुंज समझाते हैं। अपसारी आप समझ गए कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से क्या हो रही है? फैल रही है, तब सारी किरण पुंज। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर है किरण, तो समांतर किरण पुंज। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज, इट मीन्स कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है कि ये बिंदु है और चारों बगल से आकर इसी बिंदु पर प्रकाश आके मिल रहा है। चारों बगल से इसी बिंदु पर एक सीधी रेखा में प्रकाश आके किरण पुंज आके मिल रहा है एक इसी बिंदु पर। मतलब देख रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं, इधर मिल रहा है, तो इधर रे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, मतलब ये मिल रहा है, इसी बिंदु पर आके मिल रहा है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब आपको कन्फ्यूजन क्या है कि अपसारी में देखिए फैल रहा है, यहाँ देखिए फैल रहा है। अपसारी में क्या हो रहा है? फैल रहा है। लेकिन अभिसारी में क्या हो रहा है? इसी बिंदु पर आके मिल रहा है। तो अपसारी और अभिसारी समझ गए दोनों में अंतर। अपसारी में एक बिंदु से फैल रही है, लेकिन अभिसारी में एक बिंदु पर मिल रही है। जैसे मान लीजिए ये मेरा बिंदु है, ये मेरा देखिए बिंदु है। ये बिंदु से देखिए मेरा प्रकाश किरण इधर देखिए इस बिंदु से फैल रहा है, इधर भी फैला, इधर भी फैला, शायद आपका आंख में भी हो गया होगा, इधर भी फैला, इधर भी फैला, इधर भी फैला, मतलब इस बिंदु से फैल रहा है। जब एक बिंदु से प्रकाश फैल रहा है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और अब इसी बिंदु से प्रकाश आ रहा है, एक तो आपका मोबाइल का स्क्रीन से मेरे इस पे आ रहा है, देख लीजिए इस बिंदु पे, फिर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, चारों बगल से आके मेरा इसी बिंदु पर आके मिल रहा है, मार्कर के बिंदु पे, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसी मार्कर से जब फैल रहा होता है तो इसको बोलते हैं अपसारी। इसी मार्कर में जब आके चारों बगल से मिलता है तो उसे कहते हैं अभिसारी। अब आपको किरण पुंज समझ में आ गया होगा। जब किरणों के समूह को किरण पुंज बोले, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज आपको बताया कि एक बिंदु से फैल रहा है, समांतर किरण पुंज बताया एक दूसरे के समांतर है, अभिसारी किरण पुंज बताया जब एक ही बिंदु पर आके मिलती है। बहुत ही अच्छे से आपको किरण पुंज रट लिए होंगे, याद हो गया होगा, इसे अब याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं। पारदर्शी, यहाँ पर हम पारदर्शी से मतलब यहाँ पर दृश्य से नहीं, प्रकाश से रिलेटेड है। पारदर्शी, मान लीजिए कोई हम एक वस्तु बनाए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर शीशा का चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, शीशा का चित्र बनाते हैं।
इस तरह से हम क्या कर दिए, शीशा का चित्र बनाए। ये मेरा यहाँ पर इधर रंगा हुआ है और इस जगह से मेरा यहाँ पर परावर्तक सतह है। तो ये शीशा से क्या हो रहा है कि ये मेरा प्रकाश जो है आर पार हो जा रहा है। इस शीशा से क्या हो रहा है, प्रकाश आर पार हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शीशा पारदर्शी हुआ। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किसी भी वस्तु से आर पार हो जाए, जब प्रकाश किसी भी वस्तु से आसानी से पार कर जाए, आर पार हो जाए, तो उसे कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। तो पारदर्शी समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश किसी वस्तु से आसानी से आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। जैसे आपको बताया कि ये कांच क्या हो गया, ये कांच हो गया पारदर्शी। हवा से प्रकाश आसानी से आ जाता है, तब ना सूरज से यहाँ तक आ गया निर्वात में। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से हवा से मतलब हवा और कांच, इस तरह से बहुत सारा चीज़ क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो गया। अब हम आपको बताते हैं पारभासी। पारभासी क्या होगा कि जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं होगा बट होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अंश, प्रकाश का कोई अंश किसी भी वस्तु से पार हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा प्रकाश पार नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं पारभासी। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कांच ही है, ये कांच को हम घिस देते हैं तो आपको दिखने को मिलेगा कि आपका पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझ गए। अब पानी में तो प्रकाश की चाल, मतलब पानी में तो अत्यधिक मात्रा में पानी में प्रकाश इंटर करता है, लेकिन अब दूध ले लीजिए तो दूध से प्रकाश तो पार करेगा लेकिन पूरी तरह से प्रकाश पार नहीं करेगा। इसका मतलब दूध उसके बाद आपका हो गया घिसा हुआ कांच, ये सब क्या हो गया आपका पारभासी। अपारदर्शी, अपारदर्शी में क्या, अपारदर्शी में प्रकाश पार ही ना करे। आप जहाँ पर बैठे हैं आपके बगल में वाल है, उस दीवार से होकर कभी भी प्रकाश पार नहीं करेगा। मतलब जब किसी भी वस्तु से होकर प्रकाश पार ना करे उसे कहते हैं अपारदर्शी। मतलब आपका दीवार हो गया और आप टेबल हो गया, उस टेबल में आप रहिए, उसके नीचे छुप जाइए तो आपको प्रकाश किसी भी तरह से नहीं आएगा। मतलब किसी भी वस्तु से होकर जब प्रकाश पार न करे उसे कहते हैं अपारदर्शी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होता है। इतना समय के बाद अब हम पहुँचे हैं प्रकाश के बाद परावर्तन में। अब हम कहाँ पहुँचे हैं, परावर्तन में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नोट्स का चिंता नहीं कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड रिटेन नोट्स आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाला है। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन अब हम पहुँचे हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटा, मान लीजिए ये मेरा सतह है, यहाँ से प्रकाश टकराया और कहीं से किधर वो लौट गया, इस प्रकाश टकराया लौटा। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौट गया तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश यहाँ से टकराया फिर क्या हो गया, लौट गया, यहाँ से टकराया फिर क्या हो गया, लौट गया। प्रकाश किसी वस्तु से तो टकराया लेकिन लौट गया। देखिए इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको देते हैं, आईना, दर्पण। दर्पण जिससे आप लोग अपना क्या करते हैं, फेस देखते हैं, सुंदरता देखते हैं और क्या मेकअप करते हैं, वो दर्पण, उसी दर्पण का बात कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए उस दर्पण को लीजिए और क्या कीजिए कि सूरज के जहाँ पर आपका, ये तो आप लोग बचपन में भी ऐसे हम लोग भी करते हैं कभी कभी कि दर्पण ले लिए और प्रकाश आ रहा है और क्या करते हैं, उसको परावर्तित कर करके दूसरे का आँख में ले जाके प्रकाश को देते हैं तो क्या होता है, चकाचौंध हो जाता है आँख। मतलब ये हो गया आँख में, हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं चकचन्नी लग जाता है। तो प्रकाश क्या हुआ कि किसी वस्तु से टकराया, मतलब मेरा शीशा से टकराया, दर्पण से टकराया। इट मीन्स दर्पण इज, मतलब मिरर इज क्या हो गया, मिरर इज रिफ्लेक्टेड थिंग। वहाँ से प्रकाश टकराया फिर क्या हो गया, वो परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और लौट गया तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, लौटा, मतलब प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौट गया उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब भाई अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराया लौटा तो इसके लिए कोनो नियमों ना होगा कि ना जैसे मन तैसे लौट जाएगा। तो कोई ना कोई एक नियम के माध्यम से प्रकाश टकराता है और लौटता है। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश अगर परावर्तित होता है तो परावर्तित होने के लिए जिन नियमों का पालन करता है उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन तो समझ में आया कि प्रकाश किसी माध्यम से आया और यहाँ से टकरा कर लौट गया, इसे कहे प्रकाश का परावर्तन।
लेकिन जब प्रकाश किसी यहाँ से अगर परावर्तित हो रहा है तो परावर्तित होने के लिए कोई ना कोई नियम का पालन करेगा। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए जिस नियम का पालन करता है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम दो होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। अब जो आया इसी फिगर में आपको सारा का सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी एक ही फिगर में सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, लौटा। प्रकाश का परावर्तन, उसके लिए जो नियम का पालन करेगा उसे कहते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम? 2। चलिए, अब हम आपको बताते हैं, ये मेरा सतह है, अच्छे से इसको समझिए, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होने वाला है। चलिए, ये मेरा सतह बना दिए, सतह का इधर का रस्तित कर दिए, ऊपर वाला भाग को मेरा परावर्तक सतह रखे। ये क्या हुआ कि प्रकाश मेरा आके ये इधर से मेरा प्रकाश किसी भी तरीके से सतह में पड़ सकता है, लेकिन परावर्तन के नियम हम क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करें कि यहाँ से आया, देखिए यहाँ से आकर यहाँ इस सतह पर मिला, इसी सतह पर तो कोई एक बिंदु पे ना किरण मिलेगा। तो प्रकाश का परावर्तन, ये किरण है, ये आकर के प्रकाश इस बिंदु पर आके मिला और क्या हुआ कि परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इधरे लौट गया। मतलब प्रकाश आया फिर क्या हुआ, लौट गया। तो प्रकाश आया फिर क्या हुआ, लौट गया। तो जो प्रकाश आ रहा है सतह पर पड़ रहा है, मतलब आ रहा है भाई। चलिए देखिए, यहाँ से ऐसे ये जो नक्शा बना दिए हैं, नक्शा मतलब यही देख इंटर कर रहा है, ये आ रहा है। तो जिधर से प्रकाश जो आ रहा है, इस सतह पे जो पड़ रहा है, इसी को कहते हैं आपतित किरण। मतलब जो प्रकाश आ रहा है, मतलब जो प्रकाश सतह पर पड़ रहा है, उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंग्लिश वो नोट्स में लिखा हुआ है। आपतित किरण मतलब प्रकाश क्या हुआ कि यहाँ से आया, आकर इस सतह पे टकराया, तो इसी को बोले आने वाली प्रकाश को, मतलब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है उसे कहते हैं आपतित किरण। अब करते हैं हम परावर्तित। प्रकाश क्या हुआ, यहाँ आया और इधर जाके क्या हुआ, लौट गया। इधर जाके क्या हुआ, लौट गया। यही सीधा में इधर जाके लौट गया। मतलब प्रकाश ये एक माध्यम है, मान लेते हैं ये मेरा निर्वात है, ये मेरा क्या हवा है, निर्वात। तो प्रकाश किसी माध्यम से तो आया होगा, कोई ना कोई माध्यम से आया होगा। तो प्रकाश जिस माध्यम से आया फिर उसी माध्यम से होकर लौट गया। परावर्तन तो वही ना बताया था, आया गया, आया लौट गया। तो आपतित किरण क्या हुआ, प्रकाश किसी माध्यम से आया और पुनः उसी माध्यम में जाके क्या हुआ, लौट गया। देखिए, ये नक्शा मतलब जा रहा है, इन नक्शा इधर मतलब आ रहा है। तो प्रकाश आया, आपतित किरण आकर पुनः लौट गया, क्या हो गया, परावर्तित किरण। आपतित किरण आकर पुनः लौट गया, परावर्तित किरण। मतलब प्रकाश किसी माध्यम से आया और पुनः क्या हुआ, उसी माध्यम में गया। तो आने से क्या फायदा, अरे आने से क्या फायदा, परावर्तन का नियम मिला। आया गया तब ना परावर्तन का नियम मिला, नहीं तो नहीं मिलता ना। तो प्रकाश क्या हुआ कि आकर के यहाँ पर टकरा गया, इसी को बोले आपतित किरण। आकर पुनः क्या हुआ, लौट गया, इसी को बोले परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का आप लोग डिफिनेशन अब आसानी से लिख सकते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से आकर उसी माध्यम में लौट गया, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण समझ गए होंगे। अब देखिए, बहुत मजा आएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक नॉर्मल डाल देते हैं, हम लंब नॉर्मल डाल देते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक नॉर्मल डाल दिए, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब बना, इसी लंब को बोलते हैं अभिलंब। ये दो लाइन है, बेवकूफ़ वाला काम नहीं कीजिएगा, वो हम करने में हो गया, एक ही लाइन है, वो कोई ठिकाना नहीं है, एक लाइन बना देते हैं। मतलब आपतित किरण तो समझ गए, परावर्तित किरण भी समझ गए। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक नॉर्मल डाल दिए लंब, इसी लंब को बोले अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाल दिए लंब, इसी लंब को बोले अभिलंब। और देखिए यहाँ आपको एंगल दिख रहा होगा, ये टोटल तो आप समझ गए होंगे 180 डिग्री 180 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ का बात कर रहे हैं कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच एंगल दिख रहा होगा, तो इसी एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये परावर्तित किरण और लंब के बीच भी यहाँ पर देखिए आपको कोण बन रहा होगा, ये परावर्तित किरण अभिलंब के बीच, इसी को बोलते हैं कोण आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण।
आपतित किरण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोले, अभी आपतन कोण। उसी तरह परावर्तित किरण को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम, परावर्तन का कोण। आपतित किरण ये समझ गए। अब देखिए ये आपतित किरण इस बिंदु पे आके मिला, तो आपतित किरण जिस बिंदु पे आके मिला उसी को कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण जिस बिंदु पे आके मिला उसे क्या बोले, आपतन बिंदु। बोलिए ये फिगर में सारा का सारा डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। पूछ देगा आपतित किरण, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आराम से आप बना सकते हैं। आपको अब परावर्तन का नियम भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब डिफिनेशन सारा लिखा हुआ है, जो हम बोले वही लिखा हुआ है। एक बार फिर से समझने के लिए वीडियो को प्रीवियस कर दीजिएगा, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलेंगे। चलिए अब हम बताते, इसमें से अब कुछ नहीं बचा। आपतित किरण हो गलो, परावर्तित किरण हो गलो, आपतन बिंदु हो गलो, आपतन कोण हो गलो, परावर्तन कोण हो गलो, अभिलंब हो गलो। अब हम बताते हैं आपको कि परावर्तन के जो दो नियम हैं। देखिए भाई परावर्तन के नियम, ये एक सतह है, ये क्या है, सतह है। इसी सतह पे आपको दिख रहा होगा, इसी सतह पे, इसी सरफेस पे आपको दिख रहा होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही सतह पर है भाई। तो परावर्तन के पहले नियम यही हो गए कि परावर्तन के नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होना चाहिए। परावर्तन का पहला नियम, मतलब यही नियम का पालन किया। मेरा जब परावर्तन हुआ, इस यही नियम का पालन किया कि यहाँ से आपतित हुआ और इसी सतह पर लौटा। आप अगर इधर की जगह है सतह पानी है, इधर ने ला दीजिएगा, मतलब नियम गलत हो गया। ऐसा परावर्तित हो ही नहीं सकता है। परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। नियम, रूल इज फर्स्ट रूल हो गया मेरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हुआ। अब भाई दूसरा नियम क्या है, देखिए ये दूसरा नियम कहता है कि दूसरा नियम कि ये मेरा आपतन कोण जो है, ये मेरा आपतन कोण जो है और ये मेरा परावर्तन कोण जो है, ये आपस में बराबर होता है। ये आपस में क्या होता है, चित्र आपको है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जस्ट वीडियो के 5 मिनट में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से सारा का सारा नोट्स अवेलेबल होगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मतलब यही कहा परावर्तन का नियम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हुआ। और दूसरा नियम कहा आपतन कोण आपस में किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण। इट मीन्स इक्वल टू इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपको परावर्तन का नियम तो समझ में आ गया होगा भाई, उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ, अमेजिंग के साथ हमारे वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप मस्ती से पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग के साथ, बिना कोई बोरिंग के। परावर्तन का नियम समझ में आ गए। अब हम आपको एक थोड़ा सा गाड़ी को आगे खिसकाते हुए समझाते हैं दर्पण के बारे में। चलिए दर्पण के बारे में अब थोड़ा सा हम समझाते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए, कोरोना में घर में बैठे तैयारी कीजिए और आगे आगे देखते चलिए क्या क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं, हेडलाइन आपको देना है गोलीय दर्पण। ये नहीं कि नोट्स मिलेगा तो कॉपी बगल में रखना है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में हम आपको गोलीय दर्पण से पहले आपको हम बता देते हैं प्रतिबिंब के बारे में। गोलीय दर्पण से पहले आपको क्या बता देते हैं हम, प्रतिबिंब के। चलिए रहने दीजिए, पहले गोलीय दर्पण सीखिए, नोट्स में ऐसे दिया हुआ। गोलीय दर्पण के बारे में हम आपको बताते हैं कि गोलीय दर्पण, पहले एक गोला बना लेते हैं। तो ई गोला बना लिए, ई गोला क्या कर लिए, बना लिए। देख लीजिए ई गोला मेरा बना। ये गोला जो है ना, ये गोला खोखला है। ये गोला क्या है, खोखला गोला है। इसका मतलब गोलीय दर्पण क्या हुआ, एक खोखला गोला का हिस्सा होता है जिसका परावर्तक सतह या तो धंसा हुआ है या तो उभरा हुआ है।
जिसका परावर्तक सतह या तो उभरा हुआ है या तो धंसा हुआ है। इसका मतलब एक परावर्तक सतह हम इसको बोल रहे हैं, एक परावर्तक सतह इसको बोल रहे हैं। तो गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का हिस्सा होता है जिसका परावर्तक सतह या तो उभरा होता है या तो धंसा होता है। चलिए, गोलीय दर्पण आपको समझ में आ गया। अब हम आपको इसी गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट रहे हैं। देखिए, ये गोलीय दर्पण को क्या किए भाई, तुम इसको काट दे रहे, इसको क्या करें, काट दिए, जो कट जाओ, काट दिए। एक हिस्सा जो बचा इसको काट दिया, अलग कर लिए। देखिए, इसको काट के क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब क्या हुआ कि इसी काटा हुआ भाग का बाहरी भाग को हम रंगीन कर देते हैं, रंगीन, रंग दिए। बाहरी भाग को क्या कर दिए, रंग दिए। देखिए, रंग दिए। ये गोलीय दर्पण था, खोखला गोला था, इसका भाग को काट के दो भाग में बांट दिए और इसका बाहरी भाग रंग दिए। और इसका ई है परावर्तक सतह। ई क्या है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह आपको दिख रहा होगा कि अंदर की तरफ है। परावर्तक सतह देख रहे हैं, अंदर की तरफ। ये है मेरा परावर्तक सतह का मतलब अब न समझ गए कि ये लाइट आएगा इसमें, इस सतह पे आएगा, ना कि यहाँ आएगा लाइट। इट इज रंगीन है, मतलब बाहरी भाग रंगा हुआ। परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर है, धंसा हुआ। तो जिसका बाहरी भाग रंगल है, परावर्तक सतह अंदर की ओर है, उसे कहे छिए भाई हम अवतल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण का डिफिनेशन समझ गए कि ये गोलीय दर्पण था, खोखला गोला का हिस्सा था, इसका क्या कर दिए, काट के दो भाग में बांट दिए। एक भाग का बाहरी भाग को रंग दिए और परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का बाहरी भाग रंगल है, परावर्तक सतह धंसल है, ओकरा कहे छिए अवतल दर्पण, कॉनकैव मिरर। इंग्लिश में क्या बोले, कॉनकैव मिरर, कॉनकैव मिरर। अब हम क्या कर दे, अंदर का भाग को रंग दिए। अंदर का भाग मेरा रंगल है, अंदर का भाग मेरा रंगल है इसी। और परावर्तक सतह मेरा बाहर है, ई है मेरा परावर्तक सतह, उभरा, देखिए उभरल है, तो परावर्तक सतह उभरा है, एकरे कहे छिए उत्तल दर्पण। इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। की कहे छिए एकरा, उत्तल दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण खोखला गोला रहे, एकरा हम दो भाग में डिवाइड कर दिए। अब इस गोलीय दर्पण का जब बाहरी भाग को रंग दिए और परावर्तक सतह मेरा धंसा हुआ है, तो उसे कहा अवतल दर्पण। और हम भीतरी भाग को रंग दिए और परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इसे कह दिए उत्तल दर्पण। आपको गोलीय दर्पण समझ गए, दो भाग में डिवाइड कर दिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। एक बार फिर से समझिए, अवतल दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा और परावर्तक सतह धंसा, दैट इज द फिगर ऑफ कॉनकैव मिरर। और जिसका भीतरी भाग रंगा, बाहरी भाग परावर्तक सतह है, बाहर उभरा हुआ है, दैट इज द फिगर ऑफ उत्तल दर्पण। इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। ये समझ, ये है कॉन्वेक्स मिरर इधर का फिगर, ये हुआ कॉनकैव मिरर अवतल दर्पण। आपको समझ में आ गया होगा गोल दर्पण में, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण क्या हुआ, उत्तल दर्पण क्या हुआ। अब हम आपको इसी में ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, न जाने क्या क्या सब अभी बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, फिर ही फिगर को बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया। आप लोग इसको रफली अभी बनाना है, नोट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाला है। अब हम आपको बता रहे हैं इसी गोलीय दर्पण में सारा कुछ। इसी गोलीय दर्पण का हम फिर से एक बार फिगर बनाते हैं। इस बार अवतल उत्तल को नहीं समझाएंगे, अवतल उत्तल आप लोग समझ गए। ये गोल है भाई, समझ लेना गोल है, इसमें हम बना नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये गोलीय दर्पण है, गोला है, भीतरी भाग रंग देते हैं और बाहरी भाग हम बोल देते हैं कि भाई बाहरी भाग परावर्तक सतह है। बाहरी भाग मेरा क्या है, परावर्तक सतह। ये बाहरी भाग मेरा क्या हो गया, ये बाहरी भाग मेरा हो गया परावर्तक सतह। मेरा बाहरी भाग क्या हो गया, परावर्तक सतह। और इसका क्या करते हैं, हम बाहरी भाग को रंग देते हैं। यही तो जस्ट किए थे अभी, बाहरी भाग को रंग दिए। इसका भीतरी भाग हो गया आपका परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह कौन हो गया, भीतरी भाग आपका हो गया परावर्तक। मतलब परावर्तन जो होगा लाइट इसमें आएगा, ये भीतरी भाग में, ना कि यहाँ ये रंगल है। और इसमें क्या हुआ, ई भाग रंगल है, इधर आएगा लाइट, इसमें आएगा लाइट। तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह। अब समझते हैं सबसे पहले ध्रुव। इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो भाग में, जैसे हम किए थे। अब देखिए, ई मेरा अवतल दर्पण है, ये मेरा उत्तल दर्पण है, जस्ट लाइक बिफोर वाला, जिसमें पहले वाला बोर्ड में जो था बताएं।
अब अवतल दर्पण में क्या हुआ कि गोल दर्पण ही है, ये अवतल रहे उत्तल रहे, तो गोल दर्पण का जो मध्य बिंदु को खोजिए, गोल दर्पण का ये मध्य बिंदु, इसी को कहते हैं ध्रुव। इसी को क्या कहते हैं? ध्रुव। इसी को कहते हैं ध्रुव। गोल दर्पण मध्य बिंदु, गोल है पूरा यहाँ पर, गोल दर्पण का ये मध्य बिंदु हुआ, इसी को कहते हैं ध्रुव। मतलब गोल दर्पण का मध्य बिंदु को कहे ध्रुव। ये भी तो गोल दर्पण है भाई, ये अगर ध्रुव हुआ तो इसका भी ना बीच ये हुआ, ई का है, ये बोलेगा ना, रुसेगा ना, इसका भी तो जब ध्रुव हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका ध्रुव। दोनों का ध्रुव हो गया, गोल दर्पण का मध्य बिंदु हो गया आपका ध्रुव। अब हम आपको बताते हैं कि ये गोल दर्पण था तो इसका कोई केंद्र ना होगा, केंद्र गोला है तो उसका केंद्र होगा ना, सेंटर होगा ना, तो ये केंद्र को ही बोलते हैं वक्रता केंद्र, सी। इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। समझ गए होंगे, ये बिंदु था, ये गोल दर्पण का केंद्र बिंदु को बोल दिए वक्रता केंद्र। अब देखिए भाई, वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र के बाद आपके पास बचा वक्रता त्रिज्या। अगर ये गोला है, ये अगर सर्कल है, तो ये गोल है, तो इसका किसी भी बिंदु इसका त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? गोला का त्रिज्या नहीं होता तो किसका होता है? आयत का त्रिज्या होता है क्या? आयत का तो त्रिज्या होता नहीं, त्रिज्या किसका होता है? गोला का। तो ये मेरा सेंटर है, इसी सेंटर से किधरों अगर आप खींच देते हैं तो इसी त्रिज्या, ये तो हो गया आपका गोला का त्रिज्या, तो इसी त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसी त्रिज्या को क्या बोलते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या। गोल दर्पण की त्रिज्या को क्या बोल दिए? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, अब हम इसमें एक चीज छूट रहा है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए, ये ध्रुव है, ये मेरा वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र का मिला दे रहे हैं, ये क्या कर दिए? मिला दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसी को क्या बोल दिए? मुख्य अक्ष। इसी को क्या बोल दिए? मुख्य अक्ष। ये हालांकि ये इट इज नॉट एनी लाइन, इट इज कोई लाइन लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन, नॉट रियल लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक दिखा दिए कि इमेजिनरी लाइन है, मुख्य अक्ष है। इसी को बोल दिए केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। गोल बिंदु के मध्य बिंदु को ध्रुव बता दिलियो, परावर्तक उसके बाद बता दीजिए, वक्रता केंद्र बता दिए, वक्रता त्रिज्या बता दिए, और मुख्य अक्ष बता दिए। इसका फिगर आगे आपको मिल जाएगा, आगे अभी तुरंत। अब जब ये हो गया, गोल दर्पण का बात हो गया, सारा का सारा डिफिनेशन हो गया, अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं, गोल दर्पण के बाद प्रतिबिंब की ओर लेकर चलते हैं। प्रतिबिंब, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग मेहनत करके पढ़िए, किसी भी चीज़ को नहीं कोसिए, बिना कोसे मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, दूसरे पर भरोसा नहीं होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं जीना चाहिए। अगर कोई एक वाक्य बताते हैं कि अगर कोई पक्षी पेड़ पर अगर बैठा हुआ है, कितनों आंधी आ जाए, कितनों आंधी आ जाए, उसको क्या, वो वहाँ से नहीं उड़ता है, क्योंकि उसको डाल पे भरोसा होता है। उसको डाल पे भरोसा नहीं, उसके अपना पंख पे भरोसा होता है। इसलिए दूसरी चीज़ पर भरोसा करके कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहिएगा, धोखा खा जाइएगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए। जिस तरह पक्षी अगर कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, वो अपने डाल पर भरोसा ना रख के अपने पंख पर भरोसा रख के एक ही जगह डटे रहता है, और अगर अत्यधिक आंधी आए तो वो उड़ जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए दूसरे पर भरोसा कभी नहीं रखना है, अपने आप पर मेहनत करना है, अपने पे विश्वास रखना है, उसके अपने पे विश्वास रखना है, सेल्फ डिपेंड होना है, अपने से मेहनत करना है, तभी आपको कुछ ना कुछ होने वाला है। दूसरे पे भरोसा रखिएगा, आशा रखिएगा, दूसरे पे आशा रखिएगा तो हमेशा आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए दूसरे पे आशा नहीं रखना है, खुद पर बिलीव करना है, बिलीव इन योर सेल्फ। आगे हम चलते हैं, प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। चलिए देखिए, प्रतिबिंब, कोई बिंदु स्रोत से आकर ये सतह यहाँ पर आकर, कोई बिंदु स्रोत से आकर, किसी बिंदु स्रोत से आकर प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें ये दर्पण से परावर्तन होगा। तो यहाँ कहीं तो मिलेगा ना, किसी बिंदु स्रोत से आकर प्रकाश दर्पण से परावर्तन होगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना। तो मान लीजिए अगर ये दर्पण से परावर्तन हो रहा है, इधर मिल रहा है, तो ये या मिला या तो इधर मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद या तो असली में मिला, या तो मिला हुआ प्रतीत हुआ, या तो मिलता हुआ प्रतीत हुआ। अरे मिलता हुआ प्रतीत मतलब वर्षा हुआ, दैट इज रियल।
लग रहा है होगा, दैट इज इमेजिनरी, इट इज कल्पना, ये कल्पना है। तो वही बात है, ये प्रकाश आया, दर्पण से परावर्तन हुआ, उस कहीं बिंदु पर वास्तव में मिल गया तो उसे कह दिए हम वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर मिलता हुआ इधर प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, उसी को कह दिए काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए होंगे। किसी बिंदु स्रोत से आकर प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला या मिला हुआ प्रतीत हुआ, उसी को कहे प्रतिबिंब। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज रियल इमेज, सेकंड इज इमेजिनरी इमेज। उसके बाद हम कहते हैं प्रतिबिंब। उसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार का बता दिए, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिला, असली में मिला भाई। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद मिलता हुआ लग रहा मिल रहा होगा, दैट इज इमेजिन। तो उसको वही कहे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब को दो भाग में डिवाइड कर दिए, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को दो भाग में डिवाइड कर दिए, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब छाया, प्रतिबिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उसका छाया। उसके बाद इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए और दूसरा का नाम रखे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या रख दिए? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आपको बताते हैं राज की बात, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दो बात बता दिए। और अवतल दर्पण जो बताए थे, आगे बताएंगे जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्या क्या विशेषता है उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ भी अगर याद हो जाए तो अच्छा बात है कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चल समझ गए। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया कि अगर दर्पण से परावर्तन के बाद मिला प्रतिबिंब कहलाया। दो प्रकार का बता दिए, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बताया उल्टा हुआ, इसको पर्दे पर प्राप्त किए, ये अवतल दर्पण में क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब बना। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा कि ये हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया। ये सब कैसे होता है बताएंगे। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब समझ गए। और जब यहाँ अवतल दर्पण में वास्तविक हुआ तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ गए दो बात। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हुआ पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब ये कल्पना है, ये कोई भी इमेजिनरी है और सीधा होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब हम आपको जब प्रतिबिंब आप समझ में आ गया तो जब उत्तल अवतल दर्पण बताया, अब आते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब से हमें क्या क्या सीख मिल रही है, क्या क्या विशेषता है उसकी जानते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है तो 5 नंबर में। चलिए आते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम आपको बताते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जग घूमे आतर जैसा न कोई। चलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण एक हम बनाते हैं, एक परावर्तक सतह। ये मान लीजिए हम एक समतल दर्पण बनाए, ये क्या कर दिए? समतल दर्पण बनाए। इसका इस भाग को रंगा कर दिए, रंग दिए, और ये मेरा हुआ परावर्तक सतह। परावर्तन का नियम का पालन तो करेंगे भाई, ये हम अभिलंब डाल देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं, गुस्सा वाला बनाएंगे। गुस्सा वाला हुआ तो एक वस्तु को रख दिए, हर सलाह लग रहा है। हाँ अब ठीक है, एक वस्तु को रख दिए, अब हंस रहा है। एक वस्तु को रख दिए, उसके बाद जब ये क्या किए, ये मेरा हो गया समतल दर्पण, ये भाग को रंग दिए, यहाँ से क्या कर दिए,
यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए, एक वस्तु को रख दिए, थोड़ा देर के लिए इसका पैर हाथ ख़त्म कर देते हैं, अब लगा देते हैं सर्जरी। अब क्या होगा, इस वस्तु से मान लीजिए यहाँ से प्रकाश इस सतह पर कहीं भी पड़ेगा कहीं भी, हम इसमें दो जगह पड़ रहा है, हम इसको लेके चलते हैं। एक तो इस बिंदु से प्रकाश परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस सतह पर पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ेगा। ऐसे ही था परावर्तन का नियम में, परा मतलब ये आपतित किरण हुआ, आ रहा है, समझ गए। और दूसरा ये लौट रहा है, ये क्या हो गया, लौट गया, ये क्या हो गया, लौट गया। ये समझ गए। समतल दर्पण बनाए, इसमें यहाँ पर वस्तु को रखे, दर्पण से कुछ दूरी पर वस्तु को रखे। यहाँ पर से अगर हमारा यहाँ पर से हमारा लाइट अगर आ रहा है, रे अगर आ रहा है, तो एक तो ये यहाँ पर आके मिलेगा परावर्तन का नियम का पालन करते हुए, ये हो गया आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण। अब जब ये यहाँ से परावर्तित होगा तो जो लौटा इसी को बोले परावर्तित किरण। अब दूसरा केस में क्या होगा कि लाइट यहाँ से आया, इससे सतह पर पड़ा, लेकिन ये सीधा है, ये मुड़ेगा नहीं, समतल दर्पण है, मतलब आया फिर इधर ही लौट गया। ये ऐसे था तो यहाँ से आया इधर लौटा। माध्यम सेम है, माध्यम को चेंज नहीं कीजिएगा, जिस माध्यम में है पानी में लीजिए पानी में ही रहेगा, इन्हें कि पानी से जाके आग में चल गया, तो माध्यम सेम है। पहला ले लिए केस कि इस सीधा वस्तु से यहाँ सतह से टकराया, पुनः इधर ही लौट गया। दूसरा केस लिए परावर्तन का नियम में यहाँ आपतित हुआ और इधर परावर्तित हुआ, समझ गए केस। अब हम क्या करते हैं कि एक इस समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है कि यहाँ रंगा हुआ है, इधर एक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हम कल्पना कर लेते हैं कि इधर भी एक प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही दूरी पर, जितना दूरी पर ये वस्तु रखा हुआ है, मतलब उतना ही दूरी पर, ये कल्पना कर रहे हैं, ये रियल नहीं है, कि यहाँ उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर ये वस्तु रखा हुआ है इस सतह से। तो ये वस्तु जितना दूरी पर रखा हुआ है उस सतह पर, माना कि मेरा इस दूरी पर यहाँ पर वस्तु होगा। और याद रखिएगा, जैसा इमेज यहाँ पर बना है वैसा ही इमेज यहाँ भी बनेगा, जैसा इमेज वहाँ है वैसा यहाँ भी बनेगा। जो बोल रहे हैं समझ में रखिए कि पहला नियम कि ये इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, ये इमेजिनरी है, ये क्या है, इमेजिनरी है। और ये भी बता रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण से जितना यहाँ पर दूरी में है वस्तु उतना ही दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब क्या होगा कि ये मेरा जो है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर गया, हम बोल रहे हैं कि भाई ये लाइट जो है प्रतिबिंबित हो रहा है, ये लाइट प्रतिबिंबित हो रहा है। एक लग रहा है कि प्रतिबिंब इधर ये लाइट जो है मेरा बना रहा है, ये लाइट क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। ये लाइट मेरा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब को बना रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब को बना रहा है। और ये जो परावर्तन इधर ना होके इधर हो रहा है, ये सब इमेजिनरी है, समझ रहे हैं। ये तो कोनाई हो ही न गया, ये कोनार हो ही न गया, समझ गए अब अच्छा तरह से कि हमारा जो प्रकाश यहाँ पर सतह पे मिला, हम बोल रहे हैं कि ये इमेजिन है, कि इमेजिनरी कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, उतना ही दूरी पर बना। अगर ये दूरी हम x को मान के चलते हैं तो ये भी दूरी इट इज ऑल्सो x, उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर हमारा वस्तु रहेगा। और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। इसका समझ लीजिए क्या क्या विशेषता हुआ, ये फिगर को अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा, नोट्स में है। और इसका क्या क्या विशेषता होगा हम यहाँ पर लिखते हैं। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, क्या बनेगा, ये तो पहला ही नहीं होगा, पहला तो ये काल्पनिक हुआ, आभासी ही बनेगा या तो काल्पनिक बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सॉरी। दूसरा क्या होगा कि आभासी बना और प्रतिबिंब सीधा होगा। इसका मुंह कान अगर ये 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 बनेगा। अगर ये यहाँ पर मुंह है, इसका मतलब हम चेहरा जो समतल दर्पण में अपना देख रहे हैं तो जस का तस, तो जितना दूरी पर बना है उतना ही दूरी पर, मतलब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। दूसरा हुआ प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब सीधा ही होगा, जैसा का तैसा, प्रतिबिंब सीधा ही होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। चौथा इसमें बोलेंगे
प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा। प्रतिबिंब की दूरी मतलब जितना दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु के आगे है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि आगे है। दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना कि आगे है, मतलब ये दूरी बराबर होगा। आभासी होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। सीधा होगा, प्रतिबिंब जितना वस्तु जितना दूरी पर रखा हुआ है उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये सब आपके नोट्स में अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपको समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अगर ये 5 नंबर का पूछे तो आप अच्छे तरह से इसको लिख करके नंबर को गेन कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लर्न विद D2 को सब्सक्राइब कर ले भाई। कर लोगे तो आगे का वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप अच्छे इस तरह से पढ़ पाओगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, फाइनली हम आ गए अपने स्क्रीन पर। चलिए, जितना भी चीज़ समझाए थे सारा का सारा अब हम PDF के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश के स्रोत हैं। ये लोग आप लोग वीडियो पॉज कर करके क्या करना है, लिखना है। 2 स्रोत, प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत हुआ। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु जो भी बताए सारा का सारा है। उसके बाद प्रदीप्त वस्तु हुआ, अप्रदीप्त वस्तु हुआ, जो भी जितना भी बताए सारा का सारा वीडियो में लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपको देखिए, एकदम लिखते चलिएगा रोके। प्रकीर्णन दोस्तों छूट गया था। प्रकीर्णन क्या है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ, देखिए ये कोई कण है, ये कोई कण है। प्रकाश यहाँ सूरज है, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि जितना लाइट आया उतना ही ऊर्जा को क्या करे, अवशोषित करे। ये कण क्या करता है, प्रकाश का कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है और अवशोषित करके यही ऊर्जा को चारों ओर क्या करता है, विकिरित करता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी कारण होता है कि जहाँ पर मेरा प्रकाश न पड़ता है तो वहाँ पर कोई कण पर पड़ता है तो ये विकिरित जो करता है, तो ये विकिरित करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाता है और ये हमारा आँखों तक पहुँचता है और हम देख पाते हैं। तो इस तरह से प्रकीर्णन समझ गए। किरण के बारे में बता दिए, किरण पुंज बता दिए आपको, किरण पुंज के प्रकार बता दिए, नोट्स में बढ़िया से लिखल है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज सारा बता दिए। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी बता दिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम ये वाला आपका फिगर बता दिए। उसके बाद आपको आप परावर्तन के नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब का डिफिनेशन हो गया। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, प्रतिबिंब, उसके बाद गोलीय दर्पण, उसके बाद आपका समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए दोस्तों साथ, उसके बाद आपका ये भी बता दिए थे, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। थैंक यू दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद D2 को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें।